मित्रों, हमारे 500 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। हमने 5 सेशंस किए हैं अभी तक, सारे सब्जेक्ट्स के। ईच, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। इन सब के हमने पांच पांच सॉरी फाइव पांच पांच सेशंस कर चुके हैं और टोटल 100 क्वेश्चंस इनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स 6 DQS आज से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द परव्यू ऑफ पंचायत। 11th शेड्यूल ने पंचायत के अंडर में कौन कौन सी चीजों को रखा हुआ है। तो सबसे पहला, पंचायत के पहले परव्यू में कौन कौन सी चीजें हैं भाई। 29 फंक्शनल आइटम्स आते हैं। तो पंचायत के अंडर में एग्रीकल्चर आता है, बिल्कुल आता है। खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, बिल्कुल आता है, नाम से पता चल जाएगा, इसमें कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो गांव में स्लम बहुत कम होते हैं, ये आपको म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर आएगा। फॉल्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंडर में आपका राशन वगैरह बांटा जाता है, तो भाई ये भी उसके अंडर में ही है। तो भाई फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ विच, बहुत सिंपल सा क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन आता है। प्रेसिडेंट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, नहीं आते। अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4। Which of the following statement is are correct regarding the departmental standing committees? Departmental standing committees के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। The members of this committee are elected by the proportional representation। तो देखो भाई, डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, या तो स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है। हर कमेटी में भाई 31 मेंबर्स होते हैं। 21 आपके लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा से। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। इट कंसिडर्स द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड कैन सजेस्ट कट्स इन बजट। तो भाई ये स्टेटमेंट है आपका, ये भी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कमेटीज जो होती है किसी भी तरह का सजेशन नहीं दे सकती नेचर ऑफ कट से रिलेटेड। ठीक है। जो रिकमेंडेशंस होती है डिपार्टमेंटल स्टडी कमेटी की, ये एडवाइजरी होती है नेचर में और पार्लियामेंट में बाइंडिंग नहीं होती। तो नीदर वन नॉर टू। Next, which of the following is are not compulsory provisions under the 73rd Constitutional Amendment of 1992? तो देखो भाई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 1992 किस चीज के साथ डील करता है। ये आपका पंचायत के साथ डील करता है, पंचायती राज के साथ में डील करता है। ठीक है। तो भाई इसमें से आपके दो तरह के प्रोविजंस होते हैं, एक होता है कंपलसरी जो फॉलो करने होते हैं, दूसरे होते हैं आपके वॉलेंट्री। तो कंपलसरी में भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो भाई ये भाई कंपलसरी प्रोविजन में आपका आता है। ठीक है। तो भाई ये गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनाना होता है, ये भी भाई आपका हर 5 साल में बनाया जाता है, ये भी कंपलसरी के अंडर में आता है। और फिर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द पंचायत, ये भाई आपके वॉलेंट्री प्रोविजंस में आता है। तो भाई ये वाला आपका ट्रू होगा, तो मतलब है 3 Now, question number 5. Which of the following is are the possible reasons for appointing the governor rather than electing him? आपकी सीएम्स होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाता है, पीएम और प्रेसिडेंट को, लेकिन गवर्नर को इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। तो भाई उसका सिंपल सा रीजन है, टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। अगर दो लोग एक ही स्टेट में इलेक्ट होके आएंगे तो दो पावर फैक्शंस क्या हो सकते हैं, अ, हो सकते हैं, दो पावर फैक्शंस बढ़ सकते हैं स्टेट में, तो ये भी सही है। टू रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, ये भी सही है। इट वुड डिस्करेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन द स्टेट, बिल्कुल सही। ठीक है। अगर भाई पॉपुलर सपोर्ट के वोट की प्रोसेस के जरिए हम इनको इलेक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नर क्या कर सकता है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज मतलब कि दो पावर फैक्शंस को इनकरेज कर सकता है। तो भाई ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। और ऐसी एडवाइस क्या होगी, ऐसी एडवाइस इनके ऊपर बाइंडिंग होती है।
फिर व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस द प्रेसिडेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन। तो भाई देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिजाइन करता है तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे हमेशा एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं आता तब तक प्रीवियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है फंक्शन करता रहता है। तो ये आपका फॉल्स होगा, तो वन ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन कौन वोट कर सकता है? तो भाई सबसे पहला आता है आपका इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल सही। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी कि विधान परिषद तो नहीं। तो भाई आप लोगों को ये पता होगा कि इलेक्टेड मेंबर्स जो आपके बोथ हाउसेस के आते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो स्टेट्स के आते हैं और ये यूटीज होती हैं, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनके मेंबर्स क्या कर सकते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द मेंबर्स। पहला, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो भाई बिल्कुल सही नहीं है, ये नारा सही नहीं है। ठीक है, वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते पार्लियामेंट के सेशन के दौरान। ठीक है, 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर वाला सिनेरियो कर रखा है कि भाई सेशन के स्टार्ट होने से 40 डेज पहले और 40 डेज बाद में अपन को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रिविलेजेस सिर्फ सिविल केसेस में अवेलेबल है, क्रिमिनल केसेस में अवेलेबल नहीं है, खासकर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस। फिर द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। सो द आपका प्रिविलेज सॉरी प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेचर का, उनके पास फाइनल में आप पावर्स रहती हैं कि भाई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाउस का हुआ है या नहीं। मतलब जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास में फाइनल पावर्स होती है इस मैटर में, लोकसभा के मेंबर्स के लिए। और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास पावर्स होती हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। तो भाई ये आपका सही है, ये वाला गलत, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाय। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा है और ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज डिस्चार्जिंग फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट? कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो पहला, ही एंजॉयज ऑल इम्यूनिटीज विच आर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स, बिल्कुल सही। तीसरा, ही कैन पार्डन द सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट मार्शल, ये भी सही। एंड ही कैन प्रोमंगेट ऑर्डिनेंसेस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं। एंड ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपका गलत है, मतलब दिस इज द राइट आंसर। Now, question number 11. Consider the following statement with reference to the provisions of the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996, पैसा एक्ट जिसे कहा जाता है। The provision of the act apply to the states of North East India only. तो देखो भाई, आर्टिकल 243 क्या कहता है? आर्टिकल 243 कहता है कि भाई जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है पार्ट 9 में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्लियामेंट उनमें कुछ मामलों में एम्पावर्ड होती है, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के जो लॉज होते हैं उनके रिगार्ड में बना सकती है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो आपके स्टेट्स हैं सिर्फ वही इसके अंडर में नहीं आते हैं। आपके 10 और स्टेट्स आते हैं जो इसके अंडर में आते हैं, वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे कवर की जाती है, लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर द नोडल मिनिस्ट्रीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। तो भाई ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो भाई नोडल मिनिस्ट्री होगी। तो भाई ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो भाई कौन सा करेक्ट है? नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी सिंस इट एग्जामिन ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स थ्रू आउट द ईयर। तो भाई आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि मेंबर्स यहाँ के जो होते हैं वो नॉमिनेटेड नहीं होते, उनको इलेक्ट किया जाता है। कहां से इलेक्ट किया जाता है? ओनली फ्रॉम लोकसभा। कौन सा मेथड होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई इसको हम क्या कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी ये नहीं होती, क्योंकि ये भाई जो एस्टिमेट्स होते हैं आपके बजट में उन सबको देखती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसको सजेस्ट करती है। ठीक है, हर ईयर पे रोटेशन बेसिस पे कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये सिलेक्ट करते हैं। तो भाई ये गलत हुआ।
इट एग्जामिन द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट, तो भाई ये बिल्कुल सही है, टू ओनली. Now, question number 13. Consider the following statement with reference to the zonal councils in India. Zonal councils. These are statutory bodies created under the State Reorganization Act of 1956. बिल्कुल सही है. जोनल काउंसिल आपकी स्टेचुटरी बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होती हैं. स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंडर में इनको स्टेब्लिश किया गया था. कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न, और हर में एक जोनल काउंसिल जो है वो रखी गई. इसके अलावा आपकी एक सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है उसको एक सेपरेट एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट का. इसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 कहा जाता है, उसके द्वारा स्टेब्लिश की गई थी. तो भाई कॉमन चेयरमैन इनका कौन होगा? यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल. हर जोनल काउंसिल का कॉमन चेयरमैन कौन होगा भाई? आपके गृह मंत्री होंगे. बोथ 1 and 2. Question number 14. Consider the following statement regarding the removal of judges. The judge of a high court can be removed on the same ground as a judge of the Supreme Court. तो भाई रिमूवल ऑफ जज का पूरा मेंशन आर्टिकल 124 में दिया गया है, ठीक है. तो भाई इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, ठीक है. सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का, और सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का. इसके साथ साथ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज, तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ठीक है. वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए यूज किया जाता है. जज के लिए आपके दो चीजें होती हैं, लाइक पहला होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो ग्राउंड होते हैं. तो फर्स्ट इज करेक्ट. Question number 15. Which of the following is not the purpose of constituting cabinet committees? कैबिनेट कमेटीज बनाने के पीछे क्या पर्पस नहीं था? तो भाई देखो, कैबिनेट कमेटीज ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस हैं ताकि जो वर्कलोड है कैबिनेट पे उसको रिड्यूस किया जा सके, इन डेप्थ एग्जामिनेशन किया जा सके. किस चीज के लिए? सारी पॉलिसीज के लिए और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है. ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं, ये इनका काम होता है. तो भाई आपका सही है, ये भी आपका सही है. अब इसके बाद आता है, ये क्या करते हैं? इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं, प्रपोजल्स जो होते हैं कैबिनेट के कंसिडरेशन के लिए बनाते हैं. तो ये भी सही है. तो भाई गलत आपका ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, नॉट द पर्पस टू गिव फेडरल कैरेक्टर टू पॉलिसी मेकिंग. मतलब फेडरल कैरेक्टर नहीं देते, कोई भी इन्वॉल्वमेंट स्टेट्स का नहीं होता. फेडरलिज्म का क्या मतलब है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो कोई फेडरल कैरेक्टर का एंगल यहाँ पर नहीं आता. Now, question number 16. Which of the following statement is are correct regarding to the election of Rajya Sabha members? राज्य सभा के members के respect में पूछा जा रहा है. All the members of the state legislative assembly participate in the election. सारे members जो participate करते हैं, गलत है. ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वही पार्टिसिपेट करते हैं. दूसरा, इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा आर हेल्ड एवरी थर्ड ईयर. तो भाई हर 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर्स हैं जो आपके राज्यसभा के, उनका टर्म कंप्लीट हो जाता है, तो इलेक्शंस आपके हर सेकेंड ईयर पे एंड पे होते हैं. तो भाई ये भी आपका गलत है. बोथ 1 and 2 आर, अच्छा नॉट करेक्ट ना, तो नीदर 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. ठीक है. अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर. पहला स्टेटमेंट गलत है. अगर कोई इंसान स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट विधानसभा का मेंबर नहीं है, अपॉइंट तो हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन आर्टिकल 164 के अंडर में ये बताया गया है 6 महीने के अंदर उनको क्या करना है? एमएलए बनना पड़ेगा. अगर वो नहीं बनते हैं तो उनको जो पोजीशन है उसको रिजाइन करना है. सेकंड, he or she should be a minimum age of 30 years to be appointed as a chief minister of state. तो भाई इसके लिए मिनिमम एज है 25 years. ये भी गलत, neither one nor two. Question number 18. With reference to the state governor, consider the following statement. Method of appointment of governor is adopted from Canadian constitution. बिल्कुल सही. Second, the same person can be appointed as governor for 2 or more states. बिल्कुल सही. Question number 19. With reference to the budgetary process in India, appropriation bill refers to. Appropriation bill भाई आपका क्या होता है? ठीक है. तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि कोई भी पैसा आप जो है वो क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना, ऑथराइजेशन के बिना नहीं ला सकते, एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ. कानून बना के आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं.
तो भाई एप्लीकेशन बिल होता है ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Question number 20. With reference to the powers of the president, consider the following statements. His prior assent is required to introduce constitutional amendment bill and money bill. तो भाई ये बिल्कुल गलत है। मनी बिल के लिए तो उनकी परमिशन लगती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई प्रायर असेंट नहीं लगती। दूसरा, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो भाई पहले चलता था, 2019 के बाद से ना ये चीज भी बंद कर दी गई है। तो भाई ये भी फॉल्स, नीदर वन नॉट टू। Question number 21. Which among the following parliamentary privileges are mentioned in the Constitution? Constitution में कौन से parliamentary privileges आपके mentioned है? तो ये सब है आर्टिकल 105 में। ठीक है, दो privileges बता रखे हैं। पहला है freedom of speech in parliament और दूसरा right of publication of parliamentary proceedings. Right to punish for contempt of house जो है वो mentioned नहीं है। False 1 and 2 on. Now, with respect to the Interstate Council, consider the following statements. Article 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect coordination among the states and between center and states. तो भाई बिल्कुल सही है, इसी के अंडर में आपकी जो है इंटरस्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके साथ साथ द डिसीजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ये भी बिल्कुल सही है। एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती। Question number 23. Which of the following statement is are correct with regard to discussions in the parliament? During the 0 hour, the members are free to raise any matters that they think is important. बिल्कुल सही। During the question hour, ministers are bound to give oral answer to all the types of questions. ये भाई आपका बिल्कुल गलत। क्वेश्चन आवर के दौरान जो भाई हर डे पे होता है सेशन से पहले, मिनिस्टर सेशन के दौरान मिनिस्टर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस जो रेज्ड किए गए हैं मेंबर्स के द्वारा उनका आंसर करते हैं, लेकिन ओरल क्वेश्चंस ओरल आंसर कौन से क्वेश्चंस के दिए जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस के दिए जाते हैं। ठीक है, अगर अनस्टार्ड क्वेश्चन है तो रिटन रिप्लाईज दिए जाते हैं। तो भाई फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 24. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The strength of the Lok Council of Ministers cannot exceed 10% of total number of members of the Lok Sabha. तो भाई आपका एक आया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, उसमें जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसको कितना कर दिया गया, उसकी क्या बोलते हैं उसको डिटरमाइन कर दिया गया, कितना 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो दिस इज फॉल्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो ये भी गलत है, बोथ नीदर वन नॉट टू। अब आता है भाई आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? पहला, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता ही है कि टर्म प्राइम मिनिस्टर का फिक्स नहीं होता, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि भाई प्रेसिडेंट उनको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास में मेजोरिटी है। ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंस है लोकसभा का तब तक उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता, और जैसे ही कॉन्फिडेंस लोकसभा का खो देते हैं, मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो भाई उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते। रिजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर का जैसे ही रिजाइन होगा पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी रिजाइन कर देंगे। तो भाई आपका बोथ 1 and 2। आज एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? एक्सक्लूसिव, सिर्फ लोकसभा के पास ही ऐसी कौन सी पावर्स है? पहला, वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट। तो भाई ऑप्शन 1 सही है। राज्यसभा बजट को डिस्कस कर सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकती डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, जो सिर्फ लोकसभा का ही प्रिविलेज है। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो भाई ये भी आपका गलत है। ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन के लिए ऑथराइजेशन आपका राज्यसभा से आता है। ठीक है, चाहे वो सेंटर की बात करें चाहे हम स्टेट्स की बात करें, ये आपका आता है आर्टिकल 312 के अंडर में। तो भाई इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? 1 ओनली। तो मित्रों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चंस जो है डेली रात को सोने से पहले कर रहे हैं, एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है, समथिंग अराउंड 40+ डेज आपके पास बचे हुए। मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके कीजिए। आप देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो भाई एक एक क्वेश्चन पे विचार कीजिए, गूगल करिए, इधर उधर देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिलेगी और एग्जाम आपका ऐसे ही क्लियर होगा। ठीक है,
क्वेश्चंस आपके पहले 1920 क्वेश्चन आते थे पॉलिटी में, अभी फिलहाल पिछले 2 अटेम्प्ट से 10 से 12 का एवरेज आ रहा है। हालांकि 10 से 12 का एवरेज काफी सही है। अगर यूपीएससी स्विच बैक करती है 1920 पे, तो एक मेजर चंक बनता है आपके एग्जाम का। सीडीएस की बात कर रहा हूं मैं। एनडीए में तो खासकर 9-10 आते थे, अभी 2 या 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है। आंसर की भी प्रोवाइडेड है, 26 क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रखा है। तो भाई ठीक है। जय हिंद।